हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम हमारी थ्योरी नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि हेनरी फ्योल ने दी थी, राइट। तो जो हेनरी फ्योल थे वो बेसिकली एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। उन्हें माइनिंग एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता था, ऑथर्स भी आप कह सकते हो, और डायरेक्टर थे किसके, माइन के। तो उन्होंने क्या किया था, अपने कलीग्स के साथ मिलकर एक थ्योरी बनाई थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट, जिसको हम फ्योलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये अपने मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड के लिए भी जाने जाते हैं, राइट, हेनरी फ्योल। और इन्होंने अपने वर्क के साथ साथ कुछ पब्लिकेशंस किए थे, और एक इन्होंने किया था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1888 में, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली ई जर्नल इन्होंने पब्लिश करवाई थी, राइट। ये इनकी बुक्स थी। और फ्योल को हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। और इस थ्योरी को के दो अलग नाम भी हैं। इस थ्योरी को हम प्रोसेस थ्योरी और स्ट्रक्चरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हेनरी फ्योल थे वो भी क्लासिकल थ्योरीज़ के एक मेंबर थे, लेकिन ये जो थे, फ्योल का जो वर्क था बहुत यूनिक था एज इन कंपैरिजन टू टेलर, ठीक है। वो फोकस्ड ऑन वर्कर्स इफ़िशिएंसी, जो किसके ऊपर फोकस करते थे, वर्कर्स की इफ़िशिएंसी पे। और जो फ्योल थे वो फोकस करते थे ऑर्गेनाइजेशन पर और स्ट्रक्चर ऑफ वर्क टास्क पर, कि कैसा वर्क स्ट्रक्चर है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। और स्पेसिफिकली ये देखते थे कि मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है और वर्कर्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं विद इन अ बिजनेस, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, कंप्लीट कर सके अपने टास्क को। तो इन्होंने क्या किया, ही प्रपोज द क्रिएशन ऑफ वर्क ग्रुप। इन्होंने क्रिएशन किया किसका, वर्क ग्रुप का, और फंक्शनल डिपार्टमेंट्स का, जिसे हम डिपार्टमेंटेशंस भी बोल देते हैं, जहाँ पर अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। और ये जो एक्टिविटीज़ करी जाती हैं ये हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं, राइट। उसके बाद फ्योल का कहना था कि वो टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करते थे, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशनल इफ़िशिएंसी के लिए। वो उनका मानना ये था कि इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स की, राइट। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी इज़ इन कंट्रास्ट टू साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट, मतलब उससे कंट्रास्ट थी, ठीक है, विच पोजेस दैट द वर्कर इफिशिएंसी वुड लीड टू ग्रेटर मैनेजरियल इफिशिएंसी। वो ये कहते हैं कि अगर वर्कर की इफिशिएंसी बढ़ेगी ना तो मैनेजरियल इफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ इन्होंने इसी में 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ दी है, और इन एक्टिविटीज़ को इसका नाम तो इतनी सारी याद करनी प्रॉब्लम होता है, राइट। तो मैंने इसका एक निमोनिक बनाया, दैट इज TCS फार्म, ठीक है। यानी कि T मतलब टेक्निकल एक्टिविटीज़, C मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़, F मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, और S मतलब सिक्योरिटी एक्टिविटी, और A मतलब अकाउंटिंग एक्टिविटी, M मतलब मैनेजरियल एक्टिविटी। आप इसको लर्न कर सकते हैं TCS फार्म की हेल्प से, ठीक है। और अब आपको पता है कि मैनेजरियल एक्टिविटी, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, कमर्शियल, टेक्निकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि ये इनके नेम से इटसेल्फ बता रहे हैं कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, राइट। इन्होंने अपनी फील्ड में 5 मेजर फंक्शंस भी दिए थे मैनेजमेंट के, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और यू कैन से दैट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। वहाँ पर मैंने 5 के 5 फंक्शंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कमांडिंग क्या होती है, और कोऑर्डिनेटिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है। बेसिकली जो हमारी प्लानिंग है, हम कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं चीज़ों को, ताकि हम फ्यूचर में जो कंटीजेंसी अगर आ जाए तो उससे मीट आउट कर पाए, ठीक है। प्रिडिक्शन होती है एक टाइप से कि अगर ऐसा हो गया तो हमें कैसे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, राइट।
ऑर्गेनाइजिंग में अकॉर्डिंग टू प्लान हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और जितने भी मतलब रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन स्किल्स हैं सबको साथ में लाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं, राइट। देन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मोटिवेशन, लीडरशिप, ठीक है, और हमारा क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन और सुपरविज़न। ये 4 एलिमेंट हमारे डायरेक्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कमांडिंग भी कहते हैं। यहाँ पे जो होता है ना, वर्कर्स को कमांड दी जाती है, उन्हें डायरेक्शन दिखाई जाती है कि आपको कैसे काम करना है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, उनसे अच्छे से बात की जाती है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सॉल्यूशन दिया जाता है, राइट। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, चीज़ों के बीच में बैलेंस बिठाना। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बोलते हैं ना कि ये क्या है, एक एसेंस है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा वर्क का। कोई काम एक से 2 बारी हो गया, वेस्टेज हो गई ना। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। देन आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है कि कुछ जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे, हम उन स्टैंडर्ड से अपने एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मैच करके देखते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई भी डेविएशन हमें मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेजर्स लेते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं, ताकि हम उस डेविएशन को दूर कर पाएँ और इन फ्यूचर वो डेविएशन कभी दोबारा राइज ना हो। वहाँ पर हमारा कंट्रोलिंग हेल्प करता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा, प्लानिंग इज़ अ फॉरवर्ड फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज़ अ बैकवर्ड फंक्शन। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग वर्क नहीं कर सकता और बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ओके। अब हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, सॉरी। इन्होंने कहा कि लेबर को डिवाइड कर दिया जाता है उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कोई बंदा फिनांस में बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई बंदा मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, कोई सेल्स में बहुत अच्छा है, तो अकॉर्डिंगली उन्हें अलग अलग वर्क डिवाइड कर दिया जाता है जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन हो, प्रोफिशिएंट हो, और उनकी हेल्प से क्या किया जाता है, इम्प्रूवमेंट होता है आउटपुट में, ठीक है। अगर एक बात बताओ, अगर हम किसी को फिनांस के बंदे को सेल्स का काम दे दें या मार्केटिंग के बंदे को फिनांस का काम दे दें, क्या होगा, सारा काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना। जब उसे नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, काम खराब कर देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं और हर बंदे को उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम प्रोवाइड करते हैं। अगला आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड टू हैंड चलते हैं साथ में। ऐसा नहीं है आपके पास अथॉरिटी तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा। इसीलिए अगर अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी ज़रूरी है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अथॉरिटी होनी ज़रूरी है। तो मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी टू इशू कमांड। उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, ताकि वो ऑर्डर कर सके। बट विद अथॉरिटी कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो आपने काम दिया है किसी वर्कर को, अगर वो सही से काम नहीं कर पाया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, उस वर्कर की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उसने सही से काम नहीं करा, क्योंकि आपने उसे मतलब सही से बताया नहीं, है ना। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। अब आपको पता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, टाइम पे काम पूरा करना है, चीज़ें सही से करनी है। ये नहीं है कि अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो, नहीं। देयर मस्ट बी क्लियर लाइन होनी चाहिए अथॉरिटी की, और सबऑर्डिनेट्स को ओबे करने चाहिए सारे इंस्ट्रक्शन जो उन्हें सबऑर्डिनेट उनके सुपीरियर से मिल रहे हैं, ठीक है। तभी वो क्या कर पाएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, है ना। अदरवाइज़ अगर वो डिसिप्लिन नहीं, स्टिल डिसिप्लिन में नहीं आते तो उन्हें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, राइट। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब क्या है कि देयर शुड बी वन बॉस। ये नहीं कि मल्टीपल बॉस हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, वर्कर जो है कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसे मोर देन वन बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो कहाँ से मिलनी चाहिए उसे, सिर्फ कमांड, सिर्फ एक बॉस से, ठीक है। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब है
एक ही बंदा है और एक ही गोल है, ठीक है। ईच वर्कर और डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग अंडर सिंगल प्लान, सिर्फ एक ही प्लान है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना और ये गोल है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट एफर्ट के साथ। और उसके बाद और उस वर्क एफर्ट को कौन गाइड करेगा? सिर्फ सिंगल सुपीरियर ही क्या करेगा? गाइड करेगा, राइट। अब आते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स आर सबऑर्डिनेट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ ग्रुप, डिपार्टमेंट और कंपनी। मतलब उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप एक इंडिविजुअल के मतलब इंटरेस्ट को देखें, आप क्या करें, सबके मतलब सबका जो जनरल इंटरेस्ट है ना कंपनी का, वो देखा जाए, है ना। सॉरी, ये बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मैं करेक्ट कर देती हूँ। अब इसके बाद आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है? मतलब जो आपने काम किया है उसका जो आपको पे मिलेगा उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन, ठीक है। कॉम्पनसेशन इज़ यूज टू इंसेंटिवाइज वर्कर्स परफॉर्मेंस। इन्होंने तो ये ऐसे बोला है, लेकिन अच्छा एक बात बोलो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और पूरे महीने के बाद आपको क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन, दैट इज सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर वही है कि अकॉर्डिंगली उन्हें क्या मिलना चाहिए? प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल फॉर्म में हो या नॉन फाइनेंशियल फॉर्म में। फाइनेंशियल फॉर्म में तो मिलती है, साथ में कुछ इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, राइट, उनके वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो उसे हम रेम्यूनरेशन कहते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है बीच का। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपने सुना होगा। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी की सारी डिसीजन पावर एक ही के पास रहती है, वो डेलीगेट नहीं करते। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है हम अपनी जो अथॉरिटी है, हमारे पास जो पावर है, वो हम डेलीगेट कर देते हैं वर्कर्स को, ताकि जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना तब हम डेलीगेट करते हैं। और आपको पता है हमारा क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन को गोल्डन काफ ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं, ठीक है। किसको? डिसेंट्रलाइजेशन को, राइट। अब आते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज स्केलर चेन। आपने स्केलर चेन में गैंग प्लान का नाम सुना है? सुना ही होगा, हमने पहले पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्केलर चेन होती है, एक प्रॉपर चेन बनी हुई होती है जिसको सबको फॉलो करना होता है, ठीक है। एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, एक बंदा उसको करेगा, दूसरा फिर आगे वाले का, फिर तीसरा उसको, फिर आगे ऐसे, ठीक है, एक स्टेज है। बट समटाइम्स यहाँ पर क्या होता है कि वायलेशन हो जाता है रूल का, उसे बोलते हैं गैंग प्लान। अगर किसी बंदे को जल्दी है, ठीक है, तो वो आमने सामने भी कॉन्टेक्ट सीधा बता देता है जाके, यानी कि एक एक स्टेज पार करेगा ना, डायरेक्ट बता देगा। दैट इज़ हमारा गैंग प्लैंक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर। देयर मस्ट बी वेल डिफाइंड रूल्स और स्टैंडर्ड होने चाहिए वर्क इन्वायरमेंट के और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल रहा है, नहीं, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम होना चाहिए, ठीक है। सेफ और ऑर्डरली इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बना रहे। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी। देन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रन ऑन द बेसिस ऑफ फेयरनेस, यानी कि इक्वालिटी। एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड विद कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस और जस्टिस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, किसी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, नहीं, आपको सबको एक बराबर लेके चलना है अपनी कंपनी में। उसके बाद आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, कितना टाइम आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। ज़्यादा मतलब कम से कम एब्सेंटिज्म होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय टर्नओवर कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंदा सेटिस्फाइड कब छुट्टियां मारता है, जब वो अपनी कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं होता है ना, तो क्या करता है, छुट्टियां मार के बैठ जाता है, छुट्टी ले लीजिए, कोई बहाना बना दिया, तो ऐसे क्या होता है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर होता है। तो बेटर ये है कि हमने क्या करना है, लो एम्प्लॉय टर्नओवर हो, कम से कम लोग जॉब छोड़ के जाएं या फिर कम से कम छुट्टियां लें कि उन्हें अच्छा लगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो दिस अलाउ एम्प्लॉय टाइम टू लर्न देयर जॉब। उन्हें टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी जॉब को अच्छे से सीख पाए हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएँ, है ना, और लॉयल्टी एक्वायर कर पाएँ और वहाँ पर टिके रहें। तो वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब आप क्या समझते हो? इनिशिएटिव का मतलब होता है पार्ट लेना। तो क्या होता है, मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए इनिशिएटिव बाय अलाउइंग एम्प्लॉय, कि वो खुद से प्लान क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें कैरी आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई
प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उन्हें अलाउ कर देना चाहिए कि हाँ आप ऐसे कर लो इस काम को। अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी बेनिफिट मिल रहा है आपको, तो आप ऐसे काम कर लो, ठीक है। उसके बाद है 14th जो प्रिंसिपल है वो है एस्पेरेट डिकॉम। एस्पेरेट डिकॉम का मतलब होता है टीम स्पिरिट, ठीक है। क्या होता है? टीम स्पिरिट, ठीक है। यहाँ पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक टीम स्पिरिट होती है कि सब मिलके काम करेंगे, ठीक है। सेंस ऑफ यूनिटी और मोरल, ठीक है। तो आज के वीडियो हमारी यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून।